नमस्कार दोस्तों, टैगोर ITI के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और छात्रों, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, यानी कि ई स्किल्स ईयर 1 प्रथम वर्ष की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की हम लोग बात करेंगे। छात्रों, आप लोगों को पता है कि आपकी CBT एग्ज़ाम जो है 2025 वो काफ़ी समीप है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ईयर 1 में छात्रों को 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, तो इसमें कुल अंक जो होंगे आपके, टोटल मार्क्स जो होंगे आपके, वो होंगे 50 मार्क्स। जिसमें यदि आपने पास होना है तो आपको पास होने के लिए आपके 9 क्वेश्चंस या 9 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, या फिर आपके एग्ज़ाम में आपको 18 मार्क्स अटेन करने होंगे, 18 नंबर आपको प्राप्त करने होंगे, तभी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास होंगे। तो छात्रों, आपके समक्ष आज हम लोग पिछले साल की आंसर शीट लेके आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो आइए देखें कि छात्रों को क्या क्या प्रश्न आए थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। तो छात्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे शिष्टाचार की। तो समाज में सही तरीके से व्यवहार करना शिष्टाचार कहलाता है। तो चर्चा शिष्टाचार कहलाएगी कि समाज में अच्छे तरीके से चर्चा में व्यवहार करना चर्चा शिष्टाचार कहलाएगी। तो जब भी हमारी कोई चर्चा चलती है, उस चर्चा में हम लोगों को मध्यम स्वर में बात करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए और अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम लोग व्यवहार करें, इस तरीके से हम लोग बिहेव करें, तो वह एक शिष्टाचार डिस्कशन मानी जाएगी। तो प्रश्न ये था कि हमें इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि डोंट। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें बिन बात की बहस नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि हमें बिन बात की बहस नहीं करनी चाहिए। तो छात्रों, प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर था अनावश्यक बहस करें। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नकारात्मक गुण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आत्मविश्वास में कमी होना, आत्मविश्वास में कमी होना, ये मैं आप लोगों को एक नेगेटिव क्वालिटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि आत्मविश्वास में कमी होना, दूसरों पर निर्भर रहना, क्रोध आना, सहनशीलता खो देना, ये कुछ हमारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि नकारात्मक माने जाते हैं और एक व्यक्ति विशेष में होते हैं। इसीलिए इन गुणों को हम लोग पर्सनल वीकनेस कहते हैं। तो छात्रों, पर्सनल वीकनेस ऐसे गुण हैं जिन्हें हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव क्वालिटीज़ मानते हैं, नकारात्मक गुण मानते हैं, जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, ना कि थ्रेट्स, ना कि अपॉर्चुनिटीज़ और ना ही व्यक्तिगत ताकत। तो छात्रों, इसका सही आंसर था पर्सनल वीकनेस यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियां। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो छात्रों, प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से था कि लक्ष्यों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत करें। तो छात्रों, मैं आपको बता दूं, गोल्स यानी कि लक्ष्य। तो छात्रों, लक्ष्य या गोल्स, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा होता है शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि थोड़ी अवधि के लिए, और दूसरे का नाम होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि लंबी अवधि के लिए। तो छात्रों, मान लीजिए कि अभी कोई छात्र 10वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, 10th क्लास में अभी वो स्टडी कर रहा है। तो 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण करना, पास करना उसका शॉर्ट टर्म गोल होगा। परंतु वह जीवन में एक मैकेनिक बनना चाहता है। तो मैकेनिक बनने के लिए उसे पहले 10th पास करना पड़ेगी, फिर उसे 11th करना पड़ेगी, फिर उसे 12th करना पड़ेगी, उसके बाद कोई टेक्निकल एजुकेशन करेगा, उसके बाद टेस्ट देगा,
कम्पिटिटिव में कोई टेस्ट देगा या कंपनी के लिए इंटरव्यू टेस्ट देगा और उसके बाद वो मैकेनिक बनेगा। तो छात्रों मैकेनिक बनना उसका लॉन्ग टर्म गोल है, और अभी यदि वो 10वीं कक्षा में है तो 10वीं कक्षा को पास करना उसका शॉर्ट टर्म गोल होगा। तो आपको याद रखना होगा कि गोल्स को, लक्ष्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ना कि इनर और आउटर, ना कि अच्छा और बुरा, ना कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक यानी कि आंतरिक और बाहरी। तो इसका सही उत्तर था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। छात्रों बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, कौन सा विस्मय बोधक वाक्य है? तो ऐसे वाक्य जो अचानक या तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें तीव्र भावना होती है या अचानक आने वाली कोई भावना होती है तो उसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वाह, क्या घर है। तो यदि इसे मैं उच्चारण करूं अरे वाह, तो इस वाक्य से झलक आती है कि ये तीव्र भावना को प्रकट कर रहा है। तो इन वाक्यों को हम लोग जिनमें तीव्र भावना या अचानक आने वाली भावना को प्रकट किया जाता है उसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। और छात्रों इन वाक्यों में जिनमें तीव्रता या अचानक आने वाली कोई भावना आती है उनमें एक साइन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये साइन भी यही दर्शाता है कि अचानक और तीव्र भावनाओं को ही ये साइन जो है आपका दर्शाता है। छात्रों प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ना कि ऑप्शन बी में आपको ये साइन दिखा, ना तो सी में और ना ही डी में। तो छात्रों प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, और यही आपका विस्मय बोधक वाक्य है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 लिखता है कि नैतिकता से आप क्या समझते हैं या फिर नैतिकता का क्या अर्थ है। तो छात्रों पहले तो मैं आपको बताऊं कि नैतिकता में क्या क्या आता है, जैसे कि सच बोलो, जैसे कि दूसरों का सम्मान करना, जैसे कि ईमानदारी आदि। तो सच बोलना, किसी का सम्मान करना, ईमानदारी रखना, अपने काम को जिम्मेदारी से करना, ये सब हमारी नैतिकता में आते हैं। तो छात्रों यदि मैं बात करूं नैतिकता की परिभाषा की तो सही और गलत के बीच के अंतर को समझा जाता है किससे? नैतिकता से। तो नैतिकता का अर्थ यही है कि सही और गलत के बीच के अंतर को समझना। तो यहाँ यदि आप ऑप्शन ए में देखें, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। तो यही छात्रों नैतिकता की परिभाषा होती है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है उसके अंतर को हमने समझना है, ना कि रोजगार कौशल, ना कि एक शहर का नाम और ना ही समाज से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में था सीपीयू में रिक्त स्थान होता है। तो छात्रों ये बात आपने पढ़ी होगी, ये आपको याद रखनी होगी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 हिस्से होते हैं। एक का नाम है कंट्रोल यूनिट दैट इज़ सीयू और दूसरे का नाम है एएलयू दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू कंप्यूटर के संचालन को निर्देश करता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को चलने के लिए कंट्रोल यूनिट उनको निर्देश देता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है गणनाएं करना, जैसे कि जमा, भाग, गुणा या घटा। तो कंप्यूटर सीपीयू में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होते, स्टोरेज डिवाइस एएलयू नहीं होता, इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट भी नहीं होता। तो सीपीयू में क्या 2 चीज़ें होती हैं,
कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। छात्रों, आपने सुना होगा naukri.com। तो naukri.com पे भी हम नौकरी ढूंढने के लिए इस वेबसाइट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जॉब सर्च करने की ये वेबसाइट है। नंबर 2 है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, linkedin.com। तो लिंक्डइन का इस्तेमाल भी हम लोग जॉब सर्च करने के लिए करते हैं। इसमें ऑनलाइन बिजनेसमैन एक दूसरे को जोड़ने और उनके करियर को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो लिंक्डइन भी हमारी एक ये जॉब सर्च वेबसाइट है। बात करेंगे ट्विटर की। तो छात्रों, ट्विटर हमारी जॉब सर्चिंग वेबसाइट नहीं है। इसे हम नौकरी खोजने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ट्विटर पर हम लोग अपने विचार, फ़ोटोज़, वीडियोज़ के माध्यम से रखते हैं और ट्विटर में हम लोग ट्वीट करते हैं। तो ये एक सोशल साइट है, सोशल वेबसाइट है। बात करेंगे शेयर्स.com। तो शेयर्स.com भी हमारी एक नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय वेबसाइट है। तो छात्रों, यहाँ पे प्रश्न तो हमारे पास आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय वेबसाइट नहीं है? तो राइट आंसर था ट्विटर नौकरी खोजने के लिए प्रयोग होने वाली वेबसाइट नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो इस प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो छात्रों, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जब भी हम किसी फर्म में, इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर ऐसा दृष्टिकोण जो नहीं होना चाहिए। तो काम करते समय उदासी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए। समस्या को सुलझाने का रवैया होना चाहिए। क्रिएटिविटी, नई चीज़ को रचना करने का गुण होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए, लेकिन बोर्डम यानी कि उदासी नहीं होनी चाहिए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है कहीं पे काम करते समय, और वह है ऑप्शन नंबर ए, उदासी, बोर्डम। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। रैम का विस्तार क्या है? फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसे हम बदल भी सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ना कि रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ऑक्टेट मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मशीन। तो राइट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वर्तमान प्रगतिशील यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये बात कर रहा है। छात्रों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में लिखा था इज पासिंग। तो इज का यहाँ अगर हम इस्तेमाल करें तो इज से हम देख सकते हैं, इज हम इस्तेमाल करते हैं किसी क्रिया को दर्शाने के लिए जहाँ पर एक चीज़ की बात की गई हो। तो यहाँ पे ट्रेन एक चीज़ की बात की गई है, और पासिंग में अगर आईएनजी का प्रयोग किया गया है तो अर्थ है प्रगतिशील काल की बात की गई है, और इसका प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर था द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। बाकी हैड पास्ड, पास्ट और वाज पासिंग, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ये हमारी पास्ट की बात की हुई है। तो यहाँ पे हमने वर्तमान काल की बात करनी थी, इसलिए हमारा राइट आंसर है द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ऑप्शन ए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में था एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खाली स्थान के लिए तैयार रहता है। तो विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, यदि कोई व्यक्ति विकास मानसिकता के साथ काम करता है तो उसके पास क्या तैयारी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर था उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसमें बदलाव का भाव होना चाहिए, आगे बढ़ने का भाव होना चाहिए, बदलाव का भाव होना चाहिए और नए सीखने का भाव भी उसमें होना
चाहिए, ना कि अमीर बनने का भाव होना चाहिए, ना ही चुप रहने का भाव होना चाहिए और ना ही आराम करने का भाव होना चाहिए। तो यदि विकास मानसिकता वाला हमेशा जो व्यक्ति है वह आगे बढ़ने, बदलाव और नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर था ग्रो, चेंज एंड लर्न। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, उच्चारण खाली स्थान को संदर्भित करता है। संयुक्त स्वर, विराम चिन्ह, व्यंजन, ध्वनि का उत्पादन। तो इसका सही उत्तर था कि जब हम लोग किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, किसी शब्द का, किसी वाक्य का, तो उस समय हमारे मुख से ध्वनि का उत्पादन होता है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है उच्चारण ध्वनि का उत्पादन को संदर्भित करता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 14 में हमारे पास है कंप्यूटर प्रणाली में खाली स्थान होते हैं। तो छात्रों, आपको याद रखना होगा कंप्यूटर के दो भाग माने जाते हैं, एक का नाम है हार्डवेयर और दूसरे का नाम होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में दो सिस्टम भाग कर दिए जाते हैं, दो सिस्टम के, एक का नाम है हार्डवेयर जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, और जो दूसरा भाग है सॉफ्टवेयर जिन्हें हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर था डी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बात करेंगे आर्टिकल की। प्रश्न नंबर 15 में निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। तो छात्रों, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमारे पास होते हैं ए, एन, द। जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले ए, एन, द लगता है, इन्हें हम आर्टिकल बोलते हैं। तो छात्रों, यहाँ प्रश्न है कि आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन ए देखें, लिखा है इन। बी में एन, ये आर्टिकल है, शुरू में इस्तेमाल होता है। द आर्टिकल है, शुरू में इस्तेमाल होता है। और ए भी हमारा आर्टिकल है, शुरू में इस्तेमाल होता है। लेकिन इन, अगर बात करूँ मैं इन की, तो इन हमारा आर्टिकल नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए, इन। आइए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। समथिंग इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो ऑप्शन में लिखा था डाइवर्सिटी। तो छात्रों, डाइवर्सिटी आपने सुना होगा, विभिन्नता। जैसे कि हिंदुस्तान में भाषा में डाइवर्सिटी है, भाषा में विविधता है। जैसे भाषा हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, मराठी है, तो ये अलग अलग भाषाओं का हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो उसका सही उत्तर था कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, दैट इज डाइवर्सिटी। ना कि समाज, ना कि समानता और ना ही एकता। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 इस प्रकार से था, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। यदि आपने अपने आप को विकसित करना है तो आपको क्या चाहिए? क्या आपको अपने देश को जानना चाहिए? नहीं। क्या आपको स्वयं को जानना चाहिए? हाँ। अपने कार्यालयों को जानना चाहिए? नहीं। अपने संस्थान को जानना चाहिए? नहीं। तो छात्रों, यहाँ पे प्रश्न साफ है कि यदि आपने विकास या विकसित करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही ऑप्शन है नो योरसेल्फ, खुद को जाने। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथवाइज। किस ओरिएंटेशन में हम लोग जो प्रिंटर है उससे जो प्रिंट लेते हैं टेक्स्ट का, वो लंबाई मुद्रिता में होता है। तो छात्रों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस ओरिएंटेशन को हम लोग कहेंगे पोर्ट्रेट, और इस मुद्रिता को हम लोग कहेंगे लैंडस्केप। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है और ये हमारे पास
लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। तो ये बात करता है लंबाई के अनुसार यदि आपने प्रिंट देना है तो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है लंबाई के अनुसार पोर्ट्रेट में मुद्रिका होनी चाहिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 में लिखता है रिक्त में सही शब्द भरें, खाली स्थान में सही शब्द भरें, दे खाली स्थान गुड फ्रेंड्स। तो छात्रों यहाँ देखो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स लिखा है, एस का प्रयोग किया गया है। तो एस का जब प्रयोग होता है इसका मतलब बहुवाचक है और हम लोग यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे कि दे आर गुड फ्रेंड्स, ना कि एम, ना कि इज और ना कि वाज। तो बहुवाचक है तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है तो दे आर गुड फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 20 में मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन में कौन सा लाभ नहीं है। ध्यान दीजिए, लाभ नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन में लाभ नहीं है। तो छात्रों जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो दूसरे तक हम डायरेक्टली बात पहुंचा लेते हैं, एकदम से हम बात पहुंचा देते हैं और हमें प्रतिक्रिया भी, फीडबैक भी मिल जाती है। परंतु यहाँ प्रश्न था कि ओरल कम्युनिकेशन का लाभ कौन सा नहीं है। तो जब भी हम मौखिक संचार करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए छात्रों प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर था इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड करने का कोई लाभ नहीं होता। मौखिक संचार को रिकॉर्ड करने का कोई लाभ नहीं होता। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो छात्रों मैं बात करूंगा ऐसी कंपनी की जो विदेश में पहुंचकर अपनी मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करती है और अपने बिजनेस को जल्दी बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर है जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। जैसे कि आपने सुना होगा मारुति, तो मारुति का बिजनेस अलग है और सुजुकी बिजनेस अलग है, लेकिन दोनों आपस में मिलके जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम करके ये विदेशों में निवेश करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो उसका सही उत्तर था जॉइंट वेंचर, ना कि तकनीकी ट्रांसफ़र, ना कि लाइसेंसिंग और ना ही सहयोग। तो याद रखिएगा जॉइंट वेंचर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की। पीसी से टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों जब हमारे पास इंटरनेट की लाइन आती है, लाइन के बाद हमने रास्ते में लगाते हैं मोडम और मोडम से हम कनेक्ट कर देते हैं अपना कंप्यूटर, अपना पीसी। तो मोडम क्या करता है, जो पीछे से आप लोगों का सिग्नल आ रहा होता है उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उस डिजिटल सिग्नल को कौन दिखाता है हमारे को, मॉनिटर या पर्सनल कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, हमारी एलसीडी जो स्क्रीन होती है, वह स्क्रीन हमें उस डिजिटल सिग्नल को दिखाती है। तो याद रखिए पीसी को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है, ना कि मॉनिटर, ना कि हार्ड डिस्क और ना ही प्रिंटर। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में बोलता है 4 P's ऑफ गुड सेल, अच्छी सेल के 4 P कौन से हैं। तो छात्रों पहला हमारा होता है प्रॉमिस, दूसरा पिक्चर, तीसरा पिच और चौथा हमारा होता है प्रूफ। यदि आपने किसी सामान को बेचना है कस्टमर को तो पहले आपको प्रॉमिस करना होगा प्रोडक्ट के बारे में, उसे दिखाना होगा वो प्रोडक्ट कहाँ काम कर सकता है, किस पिच पर काम कर सकता है, और अंत में आपको उसका प्रूफ या उसका सैंपल आपको दिखा के बताना होगा। तो ये 4 P होते हैं अच्छी सेल के लिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 की। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो छात्रों यहाँ पे बात होगी वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र हमारे होते हैं जहाँ पे हम वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं, उन्हें छानते हैं, उनमें ढूंढते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उस इन्फॉर्मेशन को उस वेबसाइट से निकाल लिया जाता है।
तो वेबसाइट खोलने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? वेब ब्राउज़र का, जैसे गूगल क्रोम, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, जैसे सफारी, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। तो जितने भी मैंने आपको वेब ब्राउज़र बताए, इनका प्रयोग हम वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वेबसाइट ओपन कहाँ होगी? वेब ब्राउज़र पे होगी। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना होगा कि कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो बात करते हैं हॉटमेल। हॉटमेल को हम ईमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा वेब ब्राउज़र है। वेबसाइट्स को ब्राउज़ करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आउटलुक एक्सप्रेशन माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, इसे भी हम ईमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन था फेसबुक। तो फेसबुक छात्रों हमारी एक सोशल साइट है, यह सोशल वेबसाइट है जिस पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो छात्रों विच वन इज वेब ब्राउज़र? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बात करेंगे अंतिम प्रश्न की, PIN। PIN का फुल फॉर्म क्या है? तो PIN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। छात्रों आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, पिन और पासवर्ड में क्या अंतर होता है। तो छात्रों जो हमारा पिन होता है, जैसे कि ATM पिन मान लीजिए, जैसे कि दरवाज़ा खोलने का पिन मान लीजिए, या UPI पिन मान लीजिए, तो पिन जो होगा उसमें हमारे हमेशा क्या होंगे? नंबर होंगे, सेट ऑफ नंबर होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 6 हो सकते हैं। और पासवर्ड में हमारे पास नंबर भी होते हैं और अल्फ़ाबेट नंबर भी होते हैं हमारे पास, और नंबर भी होते हैं हमारे पास, और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हैश, फुल स्टॉप आदि। तो ये सारे के सारे किस में होते हैं? पासवर्ड में होते हैं हमारे। तो यह बात करेंगे हम पिन की। तो पिन है, ये किसी एक व्यक्ति का होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो छात्रों ये थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के प्रश्न जो कि पिछले साल बच्चों को आए हुए थे। और प्रथम वर्ष में चाहे ट्रेड जो मर्जी हो, आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।